हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। आज की डेट है 30 अगस्त और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू न्यूज़पेपर में अवेलेबल थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में ये न्यूज़ कवर्ड है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये जो डिटेल्स आई हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ में, ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, उसी को देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया में, आपको याद रखनी है। अब ये काम क्या करती है, तो फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है इंडिया में। इलेक्शन कमीशन को हेड कौन करता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो और इसमें इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो 3 मेंबर बॉडी है, आपको याद रखनी है। अब इलेक्शन कमीशन जो है, ये बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है अगर इलेक्शन पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ में हो रही है या होती हैं उनसे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग प्रोविज़न बनाई गई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही रिस्पॉन्सिबल है अगर पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ की इलेक्शन हो रही हैं तो। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर कंसर्न नहीं है, ये यूनियन लेवल पे है, राइट आपको, या पूरी नेशनल लेवल पे है ये। जबकि स्टेट लेवल के लिए अलग से इलेक्शन कमीशन बनाई गई है, जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब अपॉइंट कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स को, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं। अब 1950 से लेके 1989 तक ये 1 मेंबर बॉडी थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। फिर बाद में 1989 के बाद इसमें दो और कमिश्नर्स को ऐड किया गया, इलेक्शन कमिश्नर्स को, जिसके बाद ये 3 मेंबर बॉडी बन गई। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है ये 1 मेंबर बॉडी है या 4 मेंबर बॉडी है या 3 मेंबर बॉडी है। आपसे ये भी यूपीएससी पूछ सकती है कि 1950 से पहले ये 1 सिंगल मेंबर बॉडी थी। तो वैसे स्टेटमेंट आपसे पूछ सकती है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके पास इक्वल पावर होती है, इक्वल उनकी सैलरी भी होती है, यहाँ तक कि अलाउंसेस भी इक्वल है। और क्या किस सिमिलर किसके है ये अलाउंस या सैलरी, तो सुप्रीम कोर्ट जो जज के रहते हैं उनसे ये सिमिलर है। कुछ और डिटेल्स हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है इलेक्शन कमीशन को लेके, आपको याद रखनी है। और यहाँ तक कि कोई भी स्पेसिफाइड टर्म्स भी नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इस पर्टिकुलर टर्म तक ही ऑफिस होल्ड करेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स के जो मेंबर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं वो। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें रोका भी नहीं किया है। अगर वो रिटायर होते हैं एज ए इलेक्शन कमिश्नर, तो वो दूसरी गवर्नमेंट ऑफिस को भी होल्ड कर सकते हैं, बाद में उनके लिए भी वो अपॉइंट हो सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन है, इसे असिस्ट कौन करता है, तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर करते हैं, जो सिविल सर्विसेज से लिए जाते हैं। और स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को कौन असिस्ट करता है, तो उन्हें द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स करते हैं। ठीक है, जो अपॉइंट होते हैं इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। वैसे कौन सी आर्टिकल में है, ये सब यूपीएससी बेकार चीज़ें नहीं आपसे पूछेगी। ठीक है, आपसे पूछेगी यही बेसिक चीज़ है। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरी न्यूज़ एससीओ समिट को लेकर है कि पाकिस्तान ने अभी इंडिया को इनवाइट किया है इस्लामाबाद में, जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मीटिंग के लिए। तो ये बॉडी को हम समझेंगे। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ही हैं यहाँ मेंशन, तो आपको ये ध्यान देना होगा। इस्टेब्लिश कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी और कब हुई थी, तो चाइना और रशिया के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी 2001 में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ज्योग्राफिकल स्कोप की बात की जाए या अगर पॉपुलेशन में बात की जाए, तो वर्ल्ड की ये लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको याद रखनी है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और थोड़ी सी फैक्ट्स हम देखेंगे जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है डायरेक्टली वहाँ। तो 80% एरिया यूरेशियन की एरिया ये कवर करती है, और 40% वर्ल्ड की ये पॉपुलेशन को कवर करती है। अब एससीओ जो है वो सक्सेसर थी शंघाई 5 की, जो फॉर्म हुई थी 1996 में। अब ये किन किन के द्वारा ये हुई थी फॉर्म, तो यहाँ देख सकते हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। ऐसा पूछ सकती है आपसे कि शंघाई 5 की ही सक्सेसर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सही रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
अब 2007 में आपको 17 में आपको याद रखनी है कि 8 स्टेट्स को इसमें ऐड किया गया था, जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भी है। तो इंडिया पाकिस्तान दोनों 2017 में ऐड किए गए थे। अब 2023 में ईरान ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, बेलारूस बेलारूस ने 2024 में एससीओ को ज्वाइन किया है। तो ये रिसेंट कौन कौन सी कंट्री मेंबर स्टेट बनी है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे भी ट्रेंड देखी गई है जहाँ रिसेंट ऐड जो लिस्ट में ऐड हुई है उन पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अब हेडक्वार्टर्स कहाँ है शंघाई एससीओ की, तो बीजिंग चाइना, और सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो ताशकेंट उज्बेकिस्तान। मेंबर कौन कौन है, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं अभी। तो बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये मेंबर्स हैं, आप मेंबर्स ज़रूर याद करें। मेंबर्स भी यूपीए से पूछ सकती हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं, या कौन सी रिसेंटली मेंबर ऐड हुई है, या आपसे ये जो बेसिक चीज़ें हैं इस पे यूपीएससी पूछ ले। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है, वाइल्ड एलिफेंट राशंस जो शॉप है फोर्टिफाइड करने की बात की गई है, और उन्हें स्लॉथ बियर और वाइल्ड एलिफेंट से बचाने की बात की गई है। तो अब ये दोनों जो पर्टिकुलर एनिमल्स है इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले एलिफेंट्स के बारे में देखेंगे। तो ये 3 लिविंग स्पीसीज अभी एलिफेंट्स की करेंटली रिकग्नाइज्ड है। कौन कौन, तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। तो ये 3 है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स ये दोनों इंडेंजर्ड हैं, आपको याद रखनी है। 3 में से 2 एलिफेंट इंडेंजर्ड हैं। कौन कौन, अफ्रीकन बुश और एशियन एलिफेंट्स। जबकि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो याद आप ऐसे भी रख सकते हैं, फॉरेस्ट जंगली बात की जा रही है तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, अब एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी देखेंगे। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में मिलती हैं। इनकी स्किन जो रहती है यानी वो स्मूदर रहती है अगर अफ्रीकन एलिफेंट्स से कंपेयर किया जाए तो, और ये सेकेंड लार्जेस्ट स्पीसीज है अफ्रीकन बुश एलिफेंट के बाद। इनकी साइट्स की स्टेटस क्या है, तो अपेंडिक्स 1 में है ये। और आईयूसीएन की स्टेटस क्या है, तो ये इंडेंजर्ड है। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और एशियाटिक जो एलिफेंट्स है इन ग्रुप को हेड कौन करता है, तो जो फीमेल रहती है एलिफेंट्स वही पूरी ग्रुप को हेड करती है, और इंफ्रासोनिक टोन से ये लॉन्ग डिस्टेंस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं स्लॉथ बियर के बारे में। तो ये देख सकते हैं, ये है भालू स्लॉथ बियर। इसी के बारे में अब हम थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। स्लॉथ बियर को इंडियन बियर भी कही जाती है, और ये नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, आपको याद रखनी है। अब ये क्या क्या खाते हैं, तो फ्रूट्स, एंट और टर्माइट्स खाते हैं। ये आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में है, तो वर्नरेबल लिस्ट में है, आपको याद रखनी है। इन्हें लेबियाटेड बियर भी कही जाती है, आपको याद रखनी है। पूछ सकती है कि कौन सी बियर को लेबियाटेड बियर कही जाती है। अब लेबियाटेड क्यों कही जाती है, क्योंकि इनकी लोअर लिप्स को यूज़ करते हैं इंसेक्ट या एंड्स को सक करने के लिए। ठीक है, ये लोअर वाली लिप्स, इसलिए इन्हें लिबियाटेड बियर भी कही जाती है। ये साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। आईयूसीएन में हमने देखा है कि ये वर्नरेबल है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बियर की कह सकते हैं जाति है जो इंसेक्टिवोरस है। आपसे यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि नीचे दिए गए लिस्ट में से कौन सी बियर इंसेक्टिवोरस है। तो इंसेक्टिवोरस बस यही है बियर, सारी बियर में से एक है, क्योंकि ये एंड्स और टर्माइट को खाती है, उसे उनकी फूड चेन में ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है कि ये इंसेक्टिवोरस बियर है। अब देखते हैं अगली क्या न्यूज़ है। तो ये बोंडा ट्राइब्स के बारे में है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बोंडा ट्राइब्स की ही एक फैमिली की एक मेंबर ने अभी एमबीबीएस प्रोग्राम को परस्यू किया है। ठीक है, तो ये बोंडा ट्राइब है, ये पर्टिकुलर पीजी पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में ये है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ आई हुई थी। तो आपको पता होगा यूपीएससी ने पीवीटीजी के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में, पर कुछ और डिटेल्स है जो हमें पता होनी चाहिए। तो 1975 में देबार कमीशन आई थी इन्हीं की क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स है इनकी क्लासिफिकेशन के लिए, जहां उन्होंने बताया कि 52 ट्राइबल ग्रुप्स को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ PVTGS। ठीक है, पर अभी आपको ये ध्यान देना होगा कि अभी करेंटली 75
PVTGS हैं, ठीक है। अभी नंबर्स बढ़ चुकी हैं, 52 से 75 हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये सेपरेटेड है 18 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में। ये आपको याद रखनी है 2011 के सेंसस में कि ये डेटा है। अब ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है। अगर सेंसस के हिसाब से पूछे स्टेटमेंट तब ये सही रहेगी। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ हम पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ देख सकते हैं, तो उड़ीसा में देख सकते हैं। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, गुजरात में देख सकते हैं, फिर तमिलनाडु में देख सकते हैं। ऐसे लार्जेस्ट टू लोएस्ट करके आपसे पूछ सकती है अरेंज करने के लिए, ठीक है, कि सबसे लार्जेस्ट कहाँ है, सबसे लोएस्ट कहाँ है। तो आपको ध्यान देना होगा, सबसे लार्जेस्ट उड़ीसा में है और सबसे लोएस्ट आप कह सकते हैं तमिलनाडु में है। और वाइल पंजाब और हरियाणा में PVTGS नहीं मिलती है। आपको ये याद रखना है, दो स्टेट में यहाँ PVTGS नहीं मिलती है। अब PVTGS में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से ट्राइबल ग्रुप की है, तो सहरियास की है। और सबसे लोएस्ट किसकी है, तो सेंटिनेलिट्स और अडामनिस। तो ये दो जो पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनकी पॉपुलेशन सबसे कम है और सबसे ज़्यादा सहरियाज जो ट्राइबल ग्रुप है इनकी है। आपको ये याद रखना होगा। बढ़ते हैं आगे, थोड़ी और जानकारी देखते हैं। अब क्या क्या क्राइटेरिया है जिसपे एक ट्राइबल ग्रुप को पर्टिकुलरली वर्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज अ आइडेंटिफाई की जाएगी। तो ये चार क्राइटेरिया हैं, इसमें से एक भी हो सकती है या सारी भी हो सकती है उनमें। तो सबसे पहले क्या, तो प्रिजर्वेशन ऑफ प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी वो प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हो। इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस उनकी होनी चाहिए और उनकी पॉपुलेशन डिक्रीजिंग या रुकी हुई यानी स्टैग्नेंट, उनकी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन है, ग्रोथ वो होनी चाहिए। उनकी लिटरेसी भी बहुत ही रिलेटिवली कम होनी चाहिए, बहुत लो लेवल पे होनी चाहिए जो बाकी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनसे। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर यूपीएससी आपसे इन बेसिक चीज़ों पे अगर नहीं पूछती है तो चांसेस है आपसे क्राइटेरिया भी पूछे, क्योंकि बेसिक चीज़ों पे यूपीएससी ने एक बार पूछा हुआ है। हालांकि इतनी डिटेल में नहीं, इतनी डिटेल में यूपीएससी ने नहीं पूछा था, बस उसने पूछा था कि देवर कमीशन आई थी और अभी करेंटली 52 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जबकि ये आंसर उसकी थी 75 अभी हैं, ठीक है। तो यही दो स्टेटमेंट पे थी, पर ये बाकी डिटेल्स पे, बेसिक डिटेल्स पे नहीं थी। चांसेस है फ्रेम हो सकती है, अदरवाइज ये क्राइटेरिया 1 से 4 इनसे आपसे इनमें से पर्टिकुलर आपसे पूछ सकती है। बढ़ते हैं आगे। अब ये कुछ आर्टिकल आई हुई है जहां आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट अभी कह रही है कि है कोई एक्सोटिक ट्री प्लांट नहीं करने के लिए, बल्कि लोकल जो प्लांट की स्पीसीज है उसे प्लांट करने के लिए। तो आपको पता होगा कि 33% कोई भी स्टेट है उनकी जियोग्राफिकल एरिया में ट्री कवर होनी चाहिए, तो उसी पे ये न्यूज़ थी। अब ये पर्टिकुलर 3 एक्सोटिक ट्री की स्पीसीज के नाम है, वही हम देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी अजीबोगरीब चीज़ वाली पूछती है। तो कोनोकैपरस एरेक्टस और एलेस्टोनिया स्कॉलरिस और टर्मिनेलिया मैंटली, ये आपको याद रखनी है। ये एक्सोटिक ट्री है, यूपीएससी पूछ सकती है, रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, किस चीज़ से रिलेटेड है, या ये टर्म न्यूज़ में थी, क्या है ये, तो ऐसे पूछ सकती है, राइट। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, आपको पता है। तो ये द हिंदू में है तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑलरेडी है हमारे लिए, तो ये आप ज़रूर नोट डाउन करें। ऐसी ऐसी बेकार बेकार बहुत सारी न्यूज़ में रहती है कवर्ड, पर द हिंदू में है तो हमें इसे ध्यान देना होगा। ऐसे पूरी ईयर तो बहुत सारी ऐसी रहेगी, तो पर आपको ऐसे शॉर्ट इनकी नेमोनिक्स बना के और आपको याद करनी होगी। अब द हिंदू में है तो इसे कवर ही करना है, राइट। बढ़ते हैं आगे। अभी पोर्टल के बारे में बात की गई है जो सेक्सुअल हरासमेंट केसेस से डील करती है, तो इसे हम देखेंगे। अब ये पोर्टल की क्या नाम है, तो शी बॉक्स याद रखनी है, SHEBOX, शी बॉक्स ये पोर्टल है। अब ये काम क्या करती है, तो कंप्लेंट्स जो विमेंस रजिस्टर करती हैं एज अ सेक्सुअल हरासमेंट, तो सेक्सुअल हरासमेंट अगर कोई विमेन के साथ हो रही है तो वो अपनी कंप्लेन को यहाँ रजिस्टर कर सकती हैं सी बॉक्स पोर्टल पे, और यहाँ से वो मॉनिटर भी कर सकती है अपनी कंप्लेन की स्टेटस। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत ज़्यादा अभी रेप की केसेस इंडिया में देखी गई हैं और बहुत ज़्यादा हंगामा भी हो रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आपसे पूछे कि शी बॉक्स रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 के बारे में तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये बॉक्स के बारे में आपसे पूछ सकती है, ठीक है, ये पोर्टल के बारे में, क्योंकि पोर्टल भी यूपीएससी पूछती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब दो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बारे में बात की गई है। ये एक मिनट, इंडिया के अभी सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है, ठीक है।
अब इसके क्या नाम है, तो अरिघात आपको याद रखनी है। ये सेकंड है, तो पहली कौन है, तो अरिहंत है। तो आपसे पूछ सकती है अरिघात और अरिहंत न्यूज़ में देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, आपको याद रखनी है। छोटी है पर इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एक नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज, मिसाइल या गन डील या एयरक्राफ्ट डील, राइट, ये सब यूपीएससी पूछती है, तो चांसेस है ये भी पूछ सकती है। मनरेगा के बारे में है, ठीक है, कि बंगाल गवर्नमेंट दोबारा सोच रही है बंगाल वाली स्टेट में दोबारा मनरेगा स्कीम को, कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हम अब इसे समझेंगे। अब ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, कितनी फंड अलोकेट हुए हैं कौन पर्टिकुलर स्टेट में वो भी ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ये स्कीम ज़रूरी है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, शॉर्ट फॉर्म है ये मनरेगा। लॉन्च कब हुई थी, तो 2005 में, लॉन्चिंग डेट याद रखें। किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर नहीं है, आपको याद रखनी है। ये 100 डे की एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करती है हर फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें कौन वर्क करते हैं, तो अडल्ट मेंबर जो कोई भी रूरल हाउस होल्ड में है और अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं, तो वो इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। आपको याद रखनी है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क यहाँ पे है, स्किल्ड नहीं है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी वैसी जो पीपल्स हैं इस स्कीम के अंदर उन्हें देनी है। अगर वर्क 15 दिन तक असाइन नहीं होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कितनी रहेगी, तो 1/4 रहेगी जो भी मिनिमम वेज है उसकी। और अगर पहली 30 दिन, ठीक है, या उसके बाद भी अगर वर्क प्रोवाइड नहीं की जा, अगर नहीं की जा रही है, तो वैसी में कंडीशन में जो 2/4 यानी हाफ मिनिमम वेज उन्हें दी जाएगी। अब वर्क हमेशा, या कह सकते हैं यूजुअली 5 किलोमीटर रेडियस जो एप्लीकेंट की विलेज है वहीं उन्हें मिलती है, पर कभी कभी अगर इस रेडियस से बाहर भी मिलती है तो अलग से उन्हें ट्रैवल अलाउंसेस दी जाती है। कुछ और डिटेल्स हम देखेंगे। पेमेंट वीकली बेसिस पे होती है, अगर इसमें डिले होती है तो कंपनसेशन भी मिलती है पेमेंट डिलेस के लिए। और विमेंस को 1/3 जो भी जॉब मनरेगा के अंदर आएगी वो उन्हें गारंटी की गई है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, तो ग्राम पंचायत में एप्लीकेशन देते हैं इंडिविजुअल, और फिर ग्राम पंचायत ही उन्हें जॉब कार्ड को इशू करती है। अभी किस किस चीज़ पे वर्क करते हैं वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रॉट प्रूफिंग, जैसे अफॉरेस्टेशन, इरिगेशन वर्क, रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, लैंड डेवलपमेंट, फ्लड कंट्रोल, रूरल कनेक्टिविटी। तो ये सारी वर्क हैं जो नोटिफाइड हैं गवर्नमेंट के द्वारा। यूपीएससी आपसे बेसिक चीज़ें अगर ये सब पे ना पूछे तो आपसे पूछ सकती है कि क्या क्या पर्टिकुलर लिस्ट अवेलेबल है वर्क के लिए, तो ये लिस्ट पे भी पूछ सकती है, क्योंकि बेसिक है, बेसिक कवर करनी ही है हमें। ये एक न्यूज़ आई है 2 रीजन के बारे में जहाँ रशिया ने इस रीजन पे अपनी क्लेम हासिल कर ली है। तो ये 2 रीजन हम देखेंगे क्या क्या है। तो डॉन्स्टेक और लुहांस्क रीजन आपको याद रखनी है। ये रीजन पूछ सकती है, रिसेंटली रीजन देखी गई है ये न्यूज़ में, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो ये है यूक्रेन। और एक और मैंने आपको बताई थी कुर्स रीजन, वो कहाँ है, रशिया, ठीक है। तो ये सारी रीजन आप जो मेंशन मैं आपके लिए कर रहा हूँ द हिंदू वाली, ये आप नोट डाउन ज़रूर करें क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है। बढ़ते हैं आगे। ये इसराइल हमास की अभी 3 दिन के लिए वॉर पॉज कर दी है। क्यों कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पोलियो वैक्सीनेशन की भी ड्राइव चल रही है। वैसे हम मैप समझेंगे, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा हर बार के जैसा, तो आप ध्यान से देखें। तो कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सॉरी सऊदी अरेबिया नहीं, जॉर्डन, इजिप्ट। तो पर्टिकुलर 4 कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ये मेडिटेरियन सी है जहाँ भी मेरी कर्सर है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। ये इसराइल की मैप है। ये वेस्ट बैंक है, यहाँ हमास टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहते हैं जो इसराइल पर अटैक करते हैं, राइट। ये वेस्ट बैंक, यहाँ पैलेस्टीनियन रहते हैं। ये छोटी सी वाटर बॉडी आप देख पा रहे हैं जहाँ भी मेरी कर्सर है, ये लेक हुला है। ये वाटर बॉडी देख पा रहे हैं जहाँ भी मेरी कर्सर है, ये डेड सी है जो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। और ये वाटर बॉडी सी ऑफ गैलीली जो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। अभी जो मेरी कर्सर है, 1 मिनट आप रुक जाएं, ये जो बार है इसे खत्म होने थे, हटने थे। अभी जहाँ मेरी कर्सर है उसके नीचे जो वाटर बॉडी देख पा रहे हैं वो गल्फ ऑफ अकाबा है जो रेड सी से कनेक्ट होती है। यूपीएससी अगर बेसिक इन वाटर बॉडीज़ के बारे में अगर नहीं पूछती है तो आपसे पूछ सकती है गल्फ ऑफ अकाबा कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया याद रखनी है। यहाँ पे अभी जहाँ मेरी कर्सर है ये है
गोलान हाइट्स, जिसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। अभी जो मेरी कर्सर है ये लेबनान पे है, यहीं पे हिजबुल्लाह एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और ये भी अटैक कर रहे हैं इसराइल पे, तो आपको पता होनी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे गाज़ा में हमास है, लेबनान यानी इसराइल में, लेबनान में कौन है, हिजबुल्लाह। अल अबीदीदा या अबादत ये कहाँ है, तो सोमालिया। हौती रेबल कहाँ है, तो ये है यमन में। बोको हराम कहाँ है, तो नाइजीरिया में। ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो न्यूज़ में थी इस बार द हिंदू में। अब आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ी ये मैप में और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब रेड सी के बारे में आपसे पूछ सकती है मे बी यूपीएससी, अगर इसराइल के बारे में आपसे ना पूछे तो, ठीक है। तो कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सूडान, इटेरिया, जिबूती, ठीक है। अगर गल्फ ऑफ अकाबा से पूछे तो आपको मैंने बता ही दिया कि इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया से बाउंड्री शेयर होती है। इधर गल्फ ऑफ एडन के बारे में अगर पूछ ले कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो येमेन, जिबूती और सोमालिया। पर्शियन गल्फ के बारे में अगर पूछ ले, क्योंकि ईरान भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, तो पर्शियन गल्फ की कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है इस वाटर बॉडी की, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पर्शियन गल्फ, गल्फ पे या सी के बारे में आपसे पूछ सकती है, ठीक है। और एक और कौन सी आपको देखनी है अलग से, तो मैंने आपको बताया था बाल्टिक सी, क्योंकि बाल्टिक सी के बारे में यूपीएससी ने अभी उतनी नहीं पूछी है जानकारी, न्यूज़ में है क्योंकि पोलैंड पे विजिट पे थे अपने जो प्राइम मिनिस्टर, तो बाल्टिक सी को ज़रूर अच्छे से देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद डेली प्रीलिम्स के एमसीक्यू भी मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ, आप उससे भी उतनी ही अच्छे और ध्यान से देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि नॉलेज हमें है, हमारे पास है तो अच्छी बात है, पर हमें उसे एग्जीक्यूट भी करना है ताकि हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और थोड़ी और हमारे पास लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स आए, ठीक है। ये तो 29 अगस्त की है, आज की अपलोड कर दूंगा, उसे भी ज़रूर देखें। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल रही होगी, तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही के लिए ये बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आपका आपका दिन शुभ हो।